नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता। मूलतः मैं असम की हूँ और वहीं पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और प्रारंभिक शिक्षा संगीत के ये मेरे पिताजी पंडित मृणाल कांति दत्ता जी से हुआ और उसके बाद पंडित पद्मदास जी और बनारस की जो ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, ये उपशास्त्रीय संगीत की जो विधिवत शिक्षा वो मैंने सिद्धेश्वरी देवी जी की सुपुत्री सविता दीदी से प्राप्त की और बनारस संगीत के खान है और बचपन से मुझे संगीत में जैसे क्लासिकल संगीत सीखने के साथ साथ जो ठुमरी दादरा वो समझ में नहीं आता था। मेरे पिताजी भी गाते थे, वो पटियाला की ठुमरी गाते थे और ऐसे प्रोफेशनली वो संगीत उनका प्रोफेशन में नहीं था, वो बिजनेसमैन थे, लेकिन संगीत में बहुत रुचि रखते थे और गाते थे। लेकिन यहाँ के जो बनारस की जो ठुमरी दादरा ये सब जो चीजें हैं वो मुझे अट्रैक्ट करता था बचपन से ही। तो मैं सोचती थी ये है क्या चीज। जब मैंने गुरुजी को पहली बार सुना, हमारे गुरुजी अब आई थे असम में, तो 79 में मेरे ख्याल से 79 में आई थी। तो जब आई थी तो उस समय उनको सुन के मुझे लगा कि हाँ, जो चीज मैं खोज रही थी वही चीज मुझे मिला और मैं उनके पास गई और सीखने के लिए आग्रह करने लगी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। तो और फिर मैं दिल्ली गई, उनका चिट्ठी आया और चिट्ठी में लिखा कि तुम आ जाओ। तो मैं अपने पिताजी के साथ गई और उनके शिष्य बन गई, गंदा बंधा हुआ शिष्य बनी और शिष्य तो बनी और एक जो बेटी का जो प्यार मुझे मिला तो ये मैं भूल नहीं सकती। आखिरी वक्त पर भी मैं गई और आपको कुछ तस्वीर भी मैं दिखाऊंगी। तो उनके डेथ के 2 महीना पहले मैं गई थी उनसे मिलने, उनका तबीयत ठीक नहीं थी, तभी भी जो प्यार उनकी तरफ से मिला और यही संगीत में मैं जब गाती हूँ तो मुझे उनको याद करके गाती हूँ और ये चीज सामने आती है। और मेरी कोशिश रहती है जो मैंने सीखा, जो कुछ भी हमें गुरुजी से प्राप्त हुआ, तो वो मैं बच्चों को दे के जाऊं। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आज से 12-13 साल पहले मैंने एक संगीत का एक संस्था शुरू की जिसका नाम है सप्तक। वहां पर 40+ लेडीज आती है, 40 से 80+ लेडीज भी आती है। तो वहां मैं उन लोगों को शास्त्रीय संगीत सिखाती हूँ। बनारस की जो पारंपरिक चीजें हैं, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, ये सब चीज मैं उनको सिखाती हूँ। इसके पीछे एक भावना ये है कि अगर महिलाएं घर में गाएंगे और महिला रिटायरमेंट के बाद भी महिलाएं ज्वाइन करती है, काफी सारी महिलाएं जो आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने ज्वाइन किया, तो उसके पीछे एक कारण ये होता है कि वो जब घर में गाएंगे, गुनगुनाएंगे तो बच्चे सुनेंगे और हमारी जो बनारस की जो संगीत है, हमारे जो भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, ये उनके कान तक पहुंचेगा और वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये ख्याल है, ये ध्रुपद है, ये ठुमरी है, ये दादरा है। तो ये कोशिश हमारी जारी है। इसके अलावा हम लोग विगत कुछ साल से डॉक्टर शबनम और मैं तो दोनों मिलके एक काशी कला कस्तूरी एक संस्था शुरू किया। इसके पहले भी आवर्तन संस्था में हमारे बच्चे गाना सीखते हैं। तो काशी कला कस्तूरी में ये हम लोगों ने सोचा कि बनारस की संगीत तो बचाना ही है, उसके साथ और भी चीजें हैं डिफरेंट फील्ड के, जो ये डॉक्टर शबनम ये अच्छी तरह से बताएंगे आपको। और हमारे संस्था की तरफ से, काशी कला कस्तूरी की तरफ से एक संगीत का प्रतियोगिता होने जा रहा है, जो चारों पट की गायकी, मतलब बच्चे जो सीखे वो सर्वांगीण संगीत सीखे। शास्त्रीय संगीत में क्या क्या होता है और संगीत में क्या क्या होता है। जैसे ध्रुपद धमार, एंशिएंट टाइम में ध्रुपद धमार था,
अभी भी ध्रुपद अमर है। फिर ख्याल, विलंबित ख्याल, छोटा ख्याल, तराना, ये। उसके बाद टप्पा, ठुमरी। उसके बाद आता है सुगम संगीत, गीत, भजन, गजल और फोक, मतलब लोक संगीत। तो ये चीज बचाने का जो इस दौरे में जो जिस तरह से दौर चल रहा है, इसमें अगर बच्चे देखे, पढ़ाई लिखाई सबको करना है, बच्चों को आगे करना बढ़ना है, और ये पैशन, एक संगीत का पैशन लेके साथ में चलेंगे और उसके बारे में जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये मेरा कोशिश है, यही कोशिश है कि बच्चों में। और मैं बहुत आभारी हूँ, संदीप जी हमारे साथ है, संदीप जी, संदीप पांडे जी, और जगजीत सिंह के ऊपर, और वो कुछ करना चाह रहे, उनको ट्रिब्यूट करना चाह रहे, और उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि जगजीत सिंह ऐसे इंसान थे जो उनके बैकग्राउंड भी क्लासिकल था, और इसीलिए वो इतना दिन गा पाए। देखिए, बैकग्राउंड शास्त्रीय संगीत होना बहुत जरूरी है, चाहे लता मंगेशकर जी हो, चाहे आशा भोसले जी हो, चाहे हरिहरन हो, कोई भी है, जगजीत सिंह जी हो, उनका अपने ठुमरी सुनिए, उनकी क्लासिकल सुनिए। तो जगजीत सिंह जी सारा चीज गाए, और गजल की बात अगर कहें तो ये गजल के बादशाह थे। और संदीप जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि वो उनको याद करके, उनको ट्रिब्यूट करके, और उनकी बहुत बड़ी बात है, 10 अक्टूबर को उनको याद करके कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। मैं बच्चों को आह्वान करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में शामिल हुई और उनको ट्रिब्यूट करिए, कि बहुत अच्छी बात है कि हम कलाकार चले जाते हैं और अपना कलाकृति छोड़ के उसको लेके आगे अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, हमारे बच्चे अगर इसको नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेके जाएगा। तो मैं अपील करती हूँ सारे संगीत के बच्चों को, सबको, कि हमारे जो कलाकार है, जो संगीतज्ञ है, उनकी चीजों को लेके आप लोग आगे बढ़िए। धन्यवाद। अच्छा, मैं बचपन में कैसे वो इतना शौक था बनारस के संगीत का। सबसे बड़ी बात कि मैंने किताब लिखी, काशी की कस्तूरी, विदुषी सुचरिता गुप्ता। ये किताब लिखने की वजह ये थी कि मैंने जब समझा, मुझे लगा कि वाकई में विदुषी सुचरिता गुप्ता जी काशी के मस्तक की एक मुकुट में एक चमकते हीरे की तरह हैं, और जिस तरीके से बनारस के धरोहर को सेव करना हम लोग का एक मिशन है, और ऐसे कलाकार भी बनारस का धरोहर है। और मैं ये चाहती थी कि इनकी सारी चीजें, चूंकि मैं एक बेटी के रूप में हूँ इनकी, तो मुझे ये लगता था कि नहीं, इनकी सारी चीजों को जितनी अच्छी तरीके से मैं लिख सकती हूँ, मैं सारी चीजों को कर सकती हूँ। 2-4 घंटे के इंटरव्यू लेने के बाद कोई लिख दे और पूरी चीजें इनकी आ जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और फिर कभी इन फ्यूचर कभी इनके ऊपर रिसर्च होगा या कुछ भी होता है, या बनारस का संगीत पर भी जब भी बातें होंगी तो विदुषी सुचरिता गुप्ता की भी चीजें उसमें आएंगी, क्योंकि आप एक धरोहर हैं संगीत की। लेकिन फिर उस वक्त जो लिखा जाएगा वो अधूरा होगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जितनी चीजें मुझे मालूम है, मैं समझ सकती हूँ हर एक चीज को, कि अगर ये वाकई में किसी को बताना भी चाहेंगे तो वो तो पूरी बातें बता भी नहीं पाएंगे, और ना इतना किसी के पास वक्त होगा सारी चीजें। तो इसलिए इस मकसद से ही मैंने ये किताब भी लिखा। और ये किताब न सिर्फ एक किताब है, बल्कि विदुषी सुचरिता गुप्ता जी की एक संघर्ष भरी यात्रा है ये, जो असम से लेकर ब्रह्मपुत्र से लेकर गंगा तक की ये सफर है, जिसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। और जो हमारी ये जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, और जो हम लोग की जो इस वक्त की जो पीढ़ियां हैं, वो एटलीस्ट वो देखेंगी कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है किसी भी चीज को पाने के लिए। क्योंकि आज सुचरिता जी कहीं भी अगर गाती हैं तो ये लगता है अच्छा, कितना अच्छा गाती हैं, लेकिन इतना अच्छा गाने से के पहले उनकी जो संघर्ष की जो एक लंबी दास्तान है, वो उसमें कहीं ना कहीं एक कशिश पैदा करती है इनके आवाज में, इनके गायकी में। तो जैसा कि अभी इन्होंने जब बताया, तो मैं ये चैप्टर अपने खोल रही थी, तो मैं कुछ चीजों को मैं पढ़ना चाहूंगी। एक 1.5 पेज है, मैं इसको पढ़ूंगी और इसको आप अलग से इसको लगाइएगा भी। देखिए, विदुषी सविता देवी जी से, जो आपकी ये गुरु हैं विदुषी सविता देवी जी,
विदुषी सविता देवी जी से सुचरिता जी की मुलाकात कम रोचक नहीं थी। गुवाहाटी में विदुषी सविता देवी जी का एक कार्यक्रम था जिसकी शोहरत असम में बहुत दूर दूर तक थी। गुवाहाटी से 350 किलोमीटर दूर मरियानी, असम में, आप मरियानी की रहने वाली हैं असम में, जो गुवाहाटी से 350 किलोमीटर दूर है। तो दूर मरियानी असम में 12.5 साल की एक छोटी सी लड़की ने जब ये सुना कि दिल्ली से कोई गायिका आ रही है जिनका गुवाहाटी में कार्यक्रम है, फिर उस नन्ही बच्ची की उत्सुकता और बढ़ी। मालूम करने पर पता चला कि ठुमरी साम्राज्ञी विदुषी सिद्धेश्वरी देवी जी की पुत्री सविता देवी जी आ रही हैं। उस अबोध बालिका का मन कहाँ मानने वाला था, जिसके जीवन में संगीत से बढ़कर कुछ नहीं था। अबोध मन सविता देवी को सुनने के लिए बेचैन हो जाता है और गुवाहाटी जाने के लिए नन्ही सुचरिता तैयार खड़ी हो जाती है। चाचा के साथ मरियानी से पूरी रात ट्रेन का सफर करके गुवाहाटी पहुंचती हैं। वहां सविता देवी जी का गायन सुनने के बाद उनसे मिलने की इच्छा होती है और उनसे मिलने पहुंच जाती हैं। उस नन्ही सुचरिता को ये क्या मालूम था कि नियति ने उनके लिए क्या सोच रखा है। उसे ये आभास तक भी नहीं था कि विदुषी सविता देवी जी से मुलाकात उनके जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित होगी। सविता देवी जी नन्ही सुचरिता से मिली। बच्ची ने सविता देवी से मिलते ही कहा, मैं आपसे गाना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि सुचरिता जी को पूरा बन की गायकी, विशेषकर बनारस घराने की ठुमरी, दादरा आदि सीखने का बहुत शौक था। विदुषी सविता देवी जी ने कहा, तुम मुझसे कल मिलो, क्योंकि कल गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में अतिथि कलाकार के रूप में मेरी रिकॉर्डिंग है और कल रिकॉर्डिंग के बाद मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। रात भर के इंतजार के बाद संगीत की दुनिया का ये नन्हा सितारा चमकते दमकते खुशी में झूमते हुए चाचा के साथ रेडियो स्टेशन पहुंचा। रिकॉर्डिंग के बाद विदुषी सविता देवी जी इस नन्हे सितारे से मिलती हैं और कुछ सुनाने के लिए कहती हैं। फिर क्या था, मौका मिलते ही इस सितारे ने केदार राग में विलंबित ख्याल और छोटा ख्याल के रूप में अपनी गायकी की चमक बिखेर दी। गाना सुनने के बाद विदुषी सविता देवी जी को यह समझने में देर न लगी कि ये कोई आम सितारा नहीं बल्कि ध्रुव तारा है, और फौरन कहा कि मैं तुमको सिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुमको दिल्ली आना पड़ेगा। लेकिन तुम दिल्ली में रहोगी कहाँ? मासूम सुचरिता ने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कहा, मैं आपके पास रहूंगी, मेरा दिल्ली में कोई नहीं है। यह सुनकर सविता देवी ने कहा कि यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझकर तुमको बताऊंगी। तुम अपने घर का पता और फोन नंबर दे दो, जैसा होगा मैं तुमको चिट्ठी लिख दूंगी या फोन करूंगी। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। सविता देवी जी गुवाहाटी से दिल्ली के लिए चल पड़ी और नन्ही कलाकार गुवाहाटी से मरियानी के लिए। फिर समय बीतता रहा। एक दिन अचानक लगभग 6 महीने के बाद डाकिया डाक लाया। डाक दिल्ली से थी, इसलिए मन में एक हलचल और उत्सुकता थी कि इस चिट्ठी में क्या होगा, विदुषी सविता देवी जी का हाँ या ना। लेकिन वास्तव में तो इस चिट्ठी में हाँ के रूप में नन्ही सुचरिता की तकदीर लिखी थी। सुचरिता, तुम दिल्ली आ जाओ। सविता देवी जी के लिखे ये शब्द कोई आम शब्द नहीं थे, बल्कि ये तो नन्ही सुचरिता के भाग्य का ताना बाना बुन रहे थे। यह खबर सुनकर उस बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर संगीत प्रेमी पिता के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अभी जो इसके बाद का जो ये है मैं इसको पढ़ूंगी। वाकई में मैंने जब मासी को पहली बार सुनाया तो मम्मा एकदम भावुक हो जाती है। इसको आप गौर से सुनिएगा। बाप बेटी का छोटा सा काफिला ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर रहा था और ब्रह्मपुत्र नद बड़े उदास मन से अपनी लहरों को शांत करके उस बेटी को देख रहा था जो अब यमुना की गोद में खेलने वाली थी और गंगा किनारे बसने और अपनी छटा बिखेरने वाली थी। ब्रह्मपुत्र नद ये सोचकर और भी उदास हो रहा था कि जो बेटी कभी हमारी गोद में खेली अब वो ब्रह्मपुत्र की गोद में कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि इसका भविष्य तो यमुना किनारे संवरेगा और इसकी दुनिया बसेगी गंगा किनारे। क्योंकि वो दिल्ली में ही थी सविता देवी थी, इसीलिए नन्ही सुचरिता भी बड़े ही भावुक मन से ब्रह्मपुत्र नद को देख रही थी। दोनों का निशब्द प्रेम, सिर्फ एहसास, अलविदा का एहसास। फिर ट्रेन ब्रह्मपुत्र नद को पार करती हुई यमुना किनारे दिल्ली पहुंचती है।
तो इस तरह से जो एक चीज थी वहां पे पहुंचने का एक मंजर था, तो उसको मैंने खींचा। फिर उसके बाद वहां पहुंचती हैं, किस तरह से उन्होंने जब गंडा शागिर्द बनती हैं। हाँ ठीक है।